के प्रेम में आसक्त हो गई हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, ठीक है। उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये हम लोग पद से ये सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका और भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि विरोध की और क्रोध की, प्रेम की और घृणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम की भावना रखती थी गोपियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? गोपियों का स्वभाव कैसा कवि ने कैसा दर्शाया था? तो चतुर हो गया, निरदमी हो गया और घमंडी हो गया और भोला हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भोला हो जाएगा, ठीक है। भोला, कवि ने भोला जो कि दर्शाया हुआ था गोपियों को। 4 नंबर का क्वेश्चन, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, व्रज हो गया, द्वारिका हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। मथुरा पे आप लोग को लगा देना, मार देना, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लाते रहते हैं। कोई सा भी अगर क्वेश्चन छूटेगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा और टोटल हम क्वेश्चन को कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और भी हमारे VVI क्वेश्चन हम दिए हुए हैं चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये वाला क्षितिज से है, ठीक है। आप लोग पता ही होगा क्वेश्चन, आप लोग सुन के आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी पद सही है। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? जो कि सेवक हो गया, सुदामा हो गया, उद्धव हो गया, बलराम हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव, ठीक है। उद्धव जो कि संदेश लेकर आया था। और हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर पद चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको बेझिझक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए है। नंबर 6 का क्वेश्चन, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने समय से की थी? किस पंछी से अपनी तुलना की थी? तो किससे की थी? चकोर हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गया, हारिल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारिल, ठीक है। हारिल से जो कि तुलना की थी गोपियों ने अपने आप को। 7 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश हो गया, अनुराग संदेश, योग संदेश और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जिसको पता है कमेंट में कीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा योग संदेश, ठीक है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? जो कि मिलन की आस जगी थी, विराह की आग जगी थी, खुशी की आग जगी थी या फिर प्रेम की आस जगी थी, ठीक है। आग है कहीं कहीं आस, ध्यान दे दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा विराह, ठीक है, जो कि जुदाई, ठीक है, विराह की आग जगी थी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई थी? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से, नीम के पत्ते से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल के पत्ते से उद्धव की व्यवहार की जो कि तुलना की गई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम को अछूते रह गए? ठीक है, उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए? इसका ऑप्शन गोपियों की, सूरदास की, कृष्ण की और किसी की नहीं। तो ये हो जाएगा कृष्ण की, ठीक है। कृष्ण की संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए, ठीक है। किसकी संगति, किसके संगति में? कृष्ण के संगति में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि राम, लक्ष्मण और परशुराम का जो कि ये था, क्या था, संवाद था, ठीक है। संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से चैप्टर से हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो कि हमने पद का जो कि सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा चैप्टर से हम लोग सभी VVI ऐसे ही क्वेश्चन को रिसीव करते हैं और आप लोग के दिखाते हैं, ठीक है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन थे, यानी कि इसके लेखक कौन थे? तो कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बहुत ही राइट आंसर इसका हो जाएगा, इजी है, जो कि तुलसीदास से बहुतों को पता होगा, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। नंबर 2 का क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? किस ग्रंथ का मतलब हिस्सा है, ठीक है। रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, कवितावली हो गया और
दोहावली हो गया, ठीक है। तो इसका रामचरितमानस हो जाएगा, राइट आंसर रामचरितमानस, जो कि ख वाला होगा। 3 का क्वेश्चन, जो कि शिव धनुष कैसे टूट गया, ठीक है। जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिराने से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो कि शिव का धनुष था जो कि टूटा था, तो कैसे टूटा था, तो वो हो जाएगा केवल छूने मात्र से, ठीक है। बुक में केवल छूने मात्र से बताया गया है, तो यही वाला आंसर होगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव के सारे सवाल 100% आप लोग सॉल्व करके आएंगे अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज सब सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर से पूछेगा यानी कि कोई भी सवाल आप लोग का छूटने वाला नहीं है, ठीक है। 100% में से 100% आप लोग का आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम इंग्लिश का भी लाए हैं, और भी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। मतलब वो जो गए थे राम लक्ष्मण जो कि स्वयंवर में, तो किस मुनि के साथ गए थे। तो यहाँ पर देखिए, मुनि वशिष्ठ हो गया, मुनि नादर हो गया, विश्वामित्र हो गया, परशुराम हो गया। तो विश्वामित्र जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र के साथ वो लोग गए थे, कहाँ गए थे, स्वयंवर में, जहाँ पर धनुष को उठाने का वहाँ पर चल रहा था कंपटीशन। 5 नंबर का क्वेश्चन, राम का संबंध किस वंश से था। वंश जो कि सूर्यवंश हो गया, चंद्रवंश हो गया, यदुवंश हो गया और हरिवंश हो गया। तो सूर्यवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्यवंश से इसका संबंध था, ठीक है। सूर्यवंश से राम का संबंध था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसीलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन है, ठीक है। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन है। दशरथ हो गया, जनक हो गया, परशुराम हो गया और राम हो गया। तो इसका राइट आंसर परशुराम हो जाएगा, ठीक है, जो कि ग वाला परशुराम राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन थे, तो परशुराम थे। सहस्त्रबाहु, ठीक है, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो अलंकार यहाँ पर कौन है वो बताना है। अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया, मानवीकरण हो गया, उपमा हो गया। तो अनुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास जो कि इसका अलंकार है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर सूरवीर को अपनी वीरता, यहाँ पर खालिस्तान छोड़ा गया, सूरवीर को अपनी वीरता और खालिस्तान के बाद में प्रदर्शित करनी चाहिए। किस में प्रदर्शित करनी चाहिए वो आप लोग को बताना है। स्वयंवर के समय प्रदर्शित करनी चाहिए, या फिर अपने को और अपने बड़ा बताने के लिए के समय में करना चाहिए, यानी कि अपना मतलब बड़े से और बड़ा अपना बताने के लिए, और युद्ध भूमि में करना चाहिए, या फिर राजभवन में करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि में। देखिए, सूरवीर को अपनी वीरता जो कि युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए, जहाँ पर लड़ाई हो, ठीक है। आप सूरवीर हैं तो आप लोग अपना वीरता का परिमाण कहाँ देंगे, युद्ध में ही देंगे। आप कहीं भी दिखाइएगा, किसी गरीब के ऊपर ये कीजिएगा, अत्याचार कीजिएगा, तो वो गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तुम तो कालू हाक जनु उलावा पक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, श्लेष हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। तो हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अध्याय 3 को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम आप लोग पता ही होगा, सवैया कवित्त, ठीक है। सवैया कवित्त से हम लोग इसको उठाए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो देखिए, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जानता था, ठीक है। तो प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता था, ठीक है, जगाता था, ठीक है। तो कौन जगाता था, कौवा हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, गुलाब हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, ठीक है। प्रातः काल बालक रूपी वसंत को कौन जगाता था, तो कि गुलाब होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है। दारदुम स्पेस चटकरी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम लिखिए। तो कौन सा रस है, तो
वात्सल्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, भक्ति रस हो गया और शांत रस हो गया। तो इसका फर्स्ट वाला जो कि ऑप्शन हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा इसका खाली स्थान में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देव की कविता में फटिक, ठीक है, फटिक का अर्थ है, फटिक का अर्थ क्या है? फटना हो गया, फैलना हो गया, गले पड़ना हो गया, या फिर स्फटिक हो गया, यानी कि एक तरह का सफ़ेद बहुलक तथा पारदर्शी पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला घ वाला, ठीक है। एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4th नंबर का जो कि क्वेश्चन, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? मतलब कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कैसी लग रही थी? फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, या फिर पवित्र जल के समान? तो चांदनी के समान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांदनी के समान। अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ ये MCQ एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को किताब की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ये मैं आप लोग को दावा ठोंक के कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें चुन के लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम को आप लोग को इसी में आप लोग क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, नहीं तो किताब से बेटर कहीं नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, पायनी नुपुर मंजू बजे सबसे में कृष्ण का कैसा वर्णन है? ठीक है, सामंती वैभव का, अलौकिक रूप का, या फिर साधारण बल रूप का, या फिर चमत्कारी रूप का? तो सामंती वैभव का हो जाएगा, ठीक है, सामंती जो कि ए में है, सामंती का ये हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर का जो कि क्वेश्चन है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? ठीक है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? ठीक है, मल्लिका, ठीक है, मल्लिका, चमेली हो गया, और चंपा हो गया, गुलाब हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिका, ठीक है, मल्लिका फूल की सुगंध मिली हुई थी, ठीक है, किसमें? राधा में। 7 नंबर का क्वेश्चन, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है? ठीक है, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है? ठीक है, कोयल हो गया, कंजकली हो गया, लता हो गया, गुलाब की पत्तियां हो गया। तो कंजकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देखिए, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा छबला है? ठीक है, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा छबला है? ऊनी छबला, सूती हो गया, फूलों का छबला, या फिर पत्तों का छबला? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फूलों का छबला इसका। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? ठीक है, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? चंद्रमा की तरह हो रहे हैं, सूर्य की तरह हो रहे हैं, तारागणों की तरह हो रहे हैं, या फिर वस्त्र आभूषणों युक्त होकर हो रहे हैं? ठीक है, तो वस्त्र आभूषणों युक्त होकर हो रहे हैं सुशोभित, ठीक है। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? किस रूप का वर्णन किया? राशि वर्णन किया है, या फिर वैरागी, सामाजिक, या फिर पारिवारिक? तो इसका हो जाएगा राजसी, यानी कि राजा दिखाया गया है कृष्ण को। तो नंबर 4 जो कि चैप्टर है जिसमें हम लोग उत्साह अट नहीं रही, जिस चैप्टर से हम लोग सवाल लिए हैं, ठीक है, उत्साह अट नहीं रही, आप लोग को पता होगा। उत्साह कविता के कवि कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि उत्साह कविता जहां भी नाम आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंख बंद करके मार देना, ठीक है। नंबर 2 का क्वेश्चन जो कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? ठीक है, तो बिजली को, धरती को, आकाश को, बादल को, किसको संबोधित किया है इसमें? तो बादल को किया है, ठीक है, बादल को संबोधित किया, राइट आंसर हो जाएगा उत्साह पार्ट में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ठीक है, उत्साह जो कविता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूं कि कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती हो गया, आकाश हो गया, कवि से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि से, ठीक है, कवि से तुलना किया गया उत्साह पाठ में बादल को, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि बादल को कैसे
बरसने के लिए कह रहा है, मतलब कवि जो है बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, गरज के साथ या फिर पत्थर के साथ या फिर बिना गरज के साथ या फिर धीरे धीरे। तो गरज के साथ जो कि बरसने के लिए कह रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गरज के साथ, ठीक है, गरज के साथ, यानी कि ए हो जाएगा राइट आंसर, गरज के साथ। 5th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। गगन का पर्यायवाची शब्द आप लोग को बताना है, जैसे आकाश हो गया, धरती हो गया, पाताल हो गया या फिर बादल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश, ठीक है। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आप लोग गगन का उल्टा हो जाएगा आकाश, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता के कवि निम्न में से कौन है, ठीक है। अट नहीं रही कविता में कवि कौन है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही, ठीक है। क्वेश्चन तो है यहाँ पर अट नहीं रही, बट कविता में क्या अट नहीं रही, बस वही बताना है। फागुन का सौंदर्य अट नहीं रहा, बारिश का सौंदर्य अट नहीं रहा, या फिर गर्मी का सौंदर्य अट नहीं रहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा फागुन, ठीक है। फागुन का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो अट नहीं रहा, ये है राइट आंसर का। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता, ठीक है। कौन सांस लेता है तो घर भर जाता। कवि हो गया, लेखक हो गया, फागुन हो गया या फिर धरती हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है। फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है, ठीक है। फागुन का महीना, फागुन के आभा, ठीक है। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, ठीक है। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, तो ऑप्शन है धरती, आकाश, मैदान, पाताल। तो राइट आंसर हो जाएगा धरती, ठीक है। धरती जो कि पट नहीं रही। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीय अलंकार है, ठीक है। मानवीय अलंकार किस में है, तो अट नहीं रही, पट नहीं रही, सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं सांस लेते हो। सभी वाक्य देखिए सभी सेम है, बट आपको डिफरेंट कहीं सांस लेते हो ये है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कहीं सांस लेते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर 5 से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दंतुरी मुस्कान, ठीक है। दंतुरित मुस्कान से हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी चैप्टर से क्वेश्चन इसलिए लाए हैं क्योंकि कोई भी चैप्टर से पूछेगा, कोई भी आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, तो कोई भी ऑप्शन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। किसी का सहारा मत बनिए, आप लोग जाइए मेरा वीडियो देखकर, टोटल क्वेश्चन इसी में रहेंगे। अगर मैं आपको टोटल बता दूंगा तो आप ही लोग सोचे कि इससे बाहर आएगा ही नहीं और कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है, यह दंतुरित मुस्कान यानी कि इसके कविता के कवि कौन है। नागार्जुन हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या फिर गिरिजा कुमार मथुरा। तो नागार्जुन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला, ठीक है, नागार्जुन। 2 नंबर का क्वेश्चन, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है, ठीक है। कवि हो गया, माँ हो गया, बच्चा हो गया, या फिर ये घ वाला ऑप्शन है युवक हो गया। तो कवि में व्याख्या का केंद्र कौन है, कवि, माँ, बच्चा, युवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, ग हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, कवि मैथिली, ठीक है, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, ठीक है। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे। लेखक होगा, कवि होगा, यात्री होगा या फिर पाठिक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्री। 4th नंबर का क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आस का संचार हो जाता है। किसकी मुस्कान देखकर, जो कि युवक का मुस्कान देखकर, युक्ति की मुस्कान देखकर, या फिर माँ की मुस्कान देखकर, या फिर बच्चे की मुस्कान देखकर। तो बच्चे की मुस्कान देखकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे की मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा जो कि जग जाता है, संचार हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मृतक में भी डाल देगी जान, तो मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, या माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हताश और निराश, ठीक है। हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, ये हो जाएगा, मतलब मृतक में भी जान मतलब डाल देना, ठीक है।
6 नंबर का क्वेश्चन, फसल कविता के कवि कौन है? ठीक है, फसल कविता के जो कि कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, जो कि ग है। ठीक है, फसल कविता के कवि। 7 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? ठीक है, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? पानी का रूपांतर, मिट्टी का रूपांतर, बादल का रूपांतर, सूरज की किरणों का रूपांतर। तो किसका रूपांतर है? जो कि सूरज की किरणों का रूपांतर। ठीक है, सूरज की किरणों का रूपांतर हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, फसल किसका गुणधर्म है? फसल मिट्टी का, पानी का, किसान का, हाथ का। तो किसका गुणधर्म है? मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, मिट्टी का गुणधर्म फसल है। ठीक है, 8 का हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है? व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, सरकार का। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट में दीजिए। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बोला है तो आप लोग कर दीजिए, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं यानी कि आप लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी नैया पार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? ठीक है, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जिम्मेदारों के हाथों का, या फिर हवा की थिरकन का। ठीक है, तो किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो हवा की थिरकन का, जो कि ये हो जाएगा हवा की थिरकन का राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग लेकर आ चुके हैं अध्याय आप लोग का 6। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था उसका जन्म? जो कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है 1929, 1918, 1916, 1914। तो इसका राइट आंसर 1918 हो जाएगा, ख। ठीक है, ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1918। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? देखिए, छाया भ्रम होती है, छाया काली होती है, छाया खतरनाक होती है, या फिर इससे मन को दूना दुख होता है, यानी कि मतलब दोगुना दुख होता है वो। ठीक है, तो इससे मन को दूना दुख होता है, यानी कि दोगुना दुख होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छाया को छूना नहीं चाहिए। नंबर 3, चांदनी किसका प्रतीक है? चांदनी प्रकाश का, ज्ञान का, शांति का, या फिर सुख की घड़ियों का। किसका प्रतीक है चांदनी? तो सुख की घड़ियों का प्रतीक जो कि चांदनी है। नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं, छाया से कवि का क्या आश्रय है? ठीक है, तो भ्रम है, परछाई है, डरावना चित्र, या फिर अतीत की स्मृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत की स्मृतियां, जो कि छाया कवि का आश्रय है, जो कि अतीत की स्मृतियां। 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, सुरंग सुधियां से कवि का क्या तात्पर्य है? बुरी यादें, खुशनुमा यादें, या फिर भूली बिसरी यादें, या फिर झकझोर कर देने वाले लक्ष्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशनुमे यादें। ओके, खुशनुमे यादें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है, यामिनी का अर्थ क्या है? ठीक है, स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, यामिनी का अर्थ क्या है? तो वासर और निशा काल, या फिर वात्या चक्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा। ठीक है, निशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता में मृग तृष्णा। ठीक है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल को, प्रभुता को, समृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रभुता इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभुता को कविता में मृग तृष्णा कहा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि शरद रात किसका प्रतीक है? ठंड का, खुशियों का, धन का, या फिर प्रेम का? शरद रात किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशियों का, हो जाएगा इसका राइट आंसर ख। ठीक है, खुशियों का प्रतीक है शरद रात। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रत वसंत जीवन में किन दिनों का प्रतीक है? ठीक है, रस वसंत जीवन में। ठीक है, बुरे दिनों का, निराश दिनों का, सुनहरे दिनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। सुनहरे दिनों का रस वसंत जीवन में इनका जो कि प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? ठीक है, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मृग तृष्णा या फिर चंद्रिका कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला। ठीक है, मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों अब हम कन्यादान, ठीक है, चैप्टर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। कन्यादान जो कि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं बताता हूँ, आप लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कन्यादान से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, स्किप आप लोग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अरे पढ़ाई का मैटर है, आप लोग आधा घंटा 1 घंटा दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? आप ही लोग सोचिए, आप ही लोग का जीवन भर ये रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कन्यादान अगर स्किप किए भी होंगे, फास्ट फॉरवर्ड भी किए होंगे तो इसको नहीं कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग का बाबू देख लीजिए, फेल हो जाइएगा, शराब दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? ठीक है, उसकी कन्या माँ की क्या थी? ठीक है, एकमात्र क्या थी? पुत्री थी, पूंजी थी, सहारा थी या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूंजी हो जाएगा, जो कि उसकी पुत्री जो थी वो उसी की जो कि पूंजी थी, वही थी उसकी कन्या माँ की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। आग रोटियां सेकने के लिए स्पेस। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए के बाद उसके बाद रिक्त स्थान को जो कि पूरा करने को बोल रहा। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए क्या? जलाने हो गया, जलने हो गया, खाने हो गया या फिर खिलाने हो गया, तो जलने होगा। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं और कोमा स्पेस किसके लिए नहीं है? जलाने। यहाँ स्पेस देखिए खाली स्थान है, यहाँ हो जाएगा जलाने। ठीक है, जलाने। ठीक है, जलाने के लिए नहीं। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलाने के लिए नहीं। ओके, राइट आंसर ये। और सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया पढ़ने में, तो जलने हो जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट में। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए नहीं, जलने के लिए। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लाइन, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 3, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? पेड़ को, आकाश को, कन्या को, पक्षी को। अंतिम पूंजी पेड़, आकाश, कन्या, पक्षी। तो राइट आंसर कन्या, जो कि ग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका मैंने बता दिया कन्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्यादान कविता के कवि कौन है? कन्यादान जो कविता है उसके कवि कौन है? स्वयं प्रकाश या फिर ऋतुराज, सूरदास या फिर रहीमदास। तो ऋतुराज इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऋतुराज जो कि कविता के कवि हैं। नंबर 5 यहाँ पर देखिए, कविता में लड़की ने सयानी न होने का क्या आश्रय है? ठीक है, कविता में लड़की के सयानी ना होने का क्या आश्रय है? जवान ना होना, अनपढ़ होना, दुनियादारी को ना समझना, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो दुनियादारी को ना समझना इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, दुनियादारी को ना समझना यानी कि सयानी ना होने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए या फिर दूसरों को जलाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटियां सेकने के लिए। रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग बताया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, नारियों का बंधन किसे बताया गया है? ठीक है, नारियों का बंधन किसे बताया गया है? धन को, वस्त्रों एवं आभूषणों को या फिर शिक्षा को या फिर गृहस्थ जीवन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वस्त्रों एवं आभूषणों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन 8 में देखिए, दुख बांचना। ठीक है, दुख
बाँचना से क्या अभिप्राय है, ठीक है। दुख को देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ना, दुख को गहराई से अनुभव करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख को गहराई से अनुभव करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लड़की जैसी दिखाई न देने का तात्पर्य किससे, यानी कि लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार ना करना, कमजोर मत बनना या फिर आभूषण मत पहनना। जो कि लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य किससे, कमजोर मत बनना, ठीक है।